नमस्कार, जय श्री राम। एमपीएस 2 इंटरनेशनल रिलेशन वाले ब्लॉक के यूनिट 6 यानी फेमिनिस्ट अप्रोच, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं हम उसको समझेंगे। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके लिए जो है क्लियर हो जाएगी। तो एक सवाल है, हाउ डू फेमिनिस्ट्स डिफाइन पावर। ये जो सारा पीडीएफ नोट्स है इसके हिंदी और अंग्रेजी में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। ये जो पावर का कॉन्सेप्ट है जिसको अभी तक हमने इंटरनेशनल रिलेशन में, रियलिज्म में, जिसका कोर कंसेप्ट पावर के आसपास ही सेंटर्ड है, फेमिनिस्ट अप्रोच में फेमिनिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसी का आंसर यहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट स्कॉलर, पावर रिलेशन आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन जेंडर। यहाँ पर जेंडर सबसे पहले ये क्राइटेरिया जो है ये सामने आता है। अब यहाँ पर सब कुछ जेंडर के लेंस से देखा जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ पावर इज ऑफन एसोसिएटेड विथ मैस्कुलिन ट्रेट सच एज पोजेसिंग फोर्स। अब पावर का मतलब क्या है? जैसे भी हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति से संबंधित हमारी जो धारणाएं हैं उसमें ये बात सामने आ जाती है कि कोई शक्तिशाली है। और खास करके सबसे पहले जब शक्ति की बात होती है तो ये शारीरिक शक्ति के रूप में हमारे सामने ये दृष्टिगोचर होता है। और जब भी शारीरिक शक्ति के रूप में ये दृष्टिगोचर होता है तो ये मैस्कुलिन ट्रेट जो कहते हैं, वो मैस्कुलिन पुरुषवाचक एक जो प्रकृति है शक्ति की या उसकी शारीरिक बनावट के साथ उसके शक्ति का जो एक जुड़ाव है, साइकोलॉजिकल जुड़ाव है, उसके रूप में सामने आता है। एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, दोज विदाउट पावर आर ऑफन लेबल्ड एज इम्पोर्टेंट। अब जब शक्ति की बात होती है तो कहते हैं जिसके पास शक्ति नहीं है वो एक तरह से कहते हैं ना कि हिजड़े हो, शक्ति नहीं है। फिल्मी डायलॉग होता है, तुम्हारे पास ये क्षमता नहीं है, ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारी ताकत इतनी नहीं हो तो तुम इम्पोर्टेंट हो, कमजोर हो। एंड देयर वीकनेस इज एसोसिएटेड विथ फेमिनिटी। अब वो उस जो कमजोरी है उसको फेमिनिटी यानी जेंडर स्पेसिफिक रोल में फेमिनिटी के साथ जोड़ दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, in South Asia, men who oppose military action are asked to wear bangles। हम फिल्मों में भी देखते हैं कि ये कार्य नहीं कर सकते हो या इस तरह से सामना नहीं कर सकते हो या ये शक्ति नहीं है तो जाओ चूड़ियां पहन लो। इसका मतलब है कि इसको एसोसिएट कर दिया गया जेंडर रोल के साथ। तो मेन आर जनरली कंसीडर्ड एज नेचुरल लीडर्स while women are only accepted as leaders if they adopt masculine notion of power। तो फीमेल को लीडर तभी माना जाता है या उसको लीडरशिप से या पावर के जो सिंबल है उनसे तभी एक्सेप्टेंस का उनका जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि वे अपने जो भी लक्षण हैं, ट्रेट्स हैं या नोशन है, उनके सोचने का जो तरीका है वो मैस्कुलिन नोशन यानी जैसे पुरुष करते हैं, जिस तरह से पुरुष की विचार होती है, शक्ति के प्रति पुरुष की जो मानसिकता होती है उस आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने आप को शो करे तो ही माना जाता है। द अनइक्वल स्ट्रगल फॉर पावर थ्रू आउट हिस्ट्री वेयर मैन established control lead to subordination of women because of their reproductive role। तो यहाँ पर सबसे एक जो बात आती है जिसके बारे में है कि रिप्रोडक्टिव रोल, तो फीमेल को हमेशा रिप्रोडक्टिव रोल से एसोसिएटेड माना गया है। तो रिप्रोडक्टिव रोल के चलते एक सबॉर्डिनेशन ऑफ वोमेन जो है वो हिस्ट्री में इसका एक कन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है। तो पॉलिटिकल थ्योरी और इंटरनेशनल रिलेशन हैव गिवन अ सेंट्रल रोल टू मैन। इसके चलते जो इंटरनेशनल रिलेशन है या पॉलिटिकल थ्योरी है वो सारा जो है उसके सेंटर में मैन ही है एंड वोमेन एज सेकेंडरी एक्टर्स विद इन द स्टेट सिस्टम। तो फेमिनिज्म उस स्ट्रक्चर पर सवाल उठाता है। थ्रू आउट हिस्ट्री द वेरी कंसेप्ट ऑफ द मेल इज लिंक्ड टू द नोशन ऑफ पावर। जब भी पावर का कंसेप्ट जहां भी है वो फेमिनिस्ट के अनुसार उसका सारी विचार का जो मूल है वो पुरुष ही है। तो फेमिनिस्ट हैव चैलेंज दिस नोशन इन ऑर्डर टू ओवरकम इट। तो फेमिनिज्म में क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं फेमिनिस्ट व्यू ऑफ पावर की, तो यहाँ पर इसी विचार को चैलेंज किया जाता है, इसी विचार को काउंटर किया जाता है और अपने विचार को उसके काउंटर के बाद दिया जाता है। दिस इज नॉट टू इम्प्लाई दैट ऑल men think in patriarchal stereotypes but only that concept and institution reflects historically and culturally conditioned idea about knowing the world and that masculinity has become a foundation for these institutions। तो राजनीति में राज्य से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संबंधों में
राज्य से जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं, वॉर से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं, सब उसी सेंट्रल आइडिया पर हैं जो मेल सेंट्रिक है। पावर का कंसेप्ट भी मेल सेंट्रिक है, तो इसी स्टीरियोटाइप को यहाँ पर काउंटर करने की बात की गई है, क्योंकि मैस्कुलिनिटी ही एक फाउंडेशन बन चुका है। जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके फाउंडेशन में मैस्कुलिन थॉट्स जो हैं वो हैं। A socially constructed masculine experience is shown to be a universal experience and imposed on women and society as a whole. अब उसी मेल सेंट्रिक व्यू को उन सभी सोसाइटी में, या कहें कि समान रूप से आज भी वैसे ही प्रयोग में किया जाता है, जबकि समाज मेल और फीमेल दोनों से मिलकर बना है। तो यही यूनिवर्सल एक्सपीरियंस जो है पावर का, जो एक एक्सपीरियंस है, जो मेल सेंट्रिक एक्सपीरियंस है, उसको फीमेल के ऊपर भी डाला जाता है। फेमिनिस्ट हैव एक्सपोज्ड हाउ द मेल एक्सपीरियंस इज नॉट द ओनली ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो फेमिनिस्ट कहते हैं कि जो मेल एक्सपीरियंस है पावर से रिलेटेड, वही सिर्फ ओनली ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं है, और यही सिर्फ एक्सक्लूजनरी व्यू ऑफ ह्यूमन रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशन का नहीं है। शक्ति को सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर या मेल सेंट्रिक व्यू से ही नहीं समझा जा सकता है, उसको फीमेल सेंट्रिक व्यू से भी समझना पड़ेगा। फेमिनिस्ट लुक एट पावर इन अ डिफरेंट वे देन यूजुअल। तो फेमिनिस्ट कैसे देखते हैं पावर में? पावर को एक अलग तरीके से देखेंगे। जाहिर सी बात है, इंस्टीड ऑफ जस्ट सीइंग इट एज हु इज इन चार्ज, दे थिंक अबाउट हाउ डिफरेंट पीपल, स्पेशली वुमेन एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, एक्सपीरियंस पावर इन देयर लाइव्स। शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है? इंस्टीड ऑफ जस्ट सीइंग इट एज हु इन चार्ज, दे थिंक अबाउट हाउ डिफरेंट पीपल। अब फीमेल सेंट्रिक अप्रोच में क्या एक्सपीरियंस किया जाएगा, शक्ति को कैसे महसूस किया जाएगा, शक्ति किसके पास है और शक्ति को कैसे महसूस किया जा रहा है। तो यहाँ पर हाउ फील कैसे हो रहा है, महिलाएं या और मार्जिनलाइज्ड समूह जो है वो कैसे फील कर रहा है, उसको समझा जाता है फेमिनिस्ट सेंट्रिक अप्रोच में। तो सम की पॉइंट्स हैं। डिफरेंट आइडेंटिटीज मैटर। तो feminists think about how things are being a woman, your race, your class, and other part of who you are all affect how much power you have. तो आपके पास कितनी शक्ति है, आप शक्ति के इस पूरे व्यवस्था क्रम में अपना क्या स्थान रखते हैं, तो आइडेंटिटी मैटर करती है। आइडेंटिटी मैटर करती है का मतलब मेल हैं या फीमेल हैं, पहले तो ये मैटर करेगी। उसके बाद अगर फीमेल भी हैं तो किस रेस के हैं, किस क्लास के हैं। तो एक आइडेंटिटी के साथ भी कई आइडेंटिटी होती है, और सभी आइडेंटिटी जो है वो समान नहीं होती। मतलब फीमेल भी है तो सभी फीमेल एक जैसे पावर को एंजॉय नहीं कर पाएंगी। जैसे मेल है तो भी मेल भी जो है हर सिचुएशन में, हर रीजन में, हर अलग अलग उसको कहते हैं सेक्शन के, वो एक पावर को इंजॉय नहीं कर पाते हैं या एक तरह के पावर को नहीं रख पाते हैं। तो हर तरह की डिफरेंट आइडेंटिटी मैटर करेगी। तो पावर के संबंध में जब ये कंसेप्ट को एनालाइज करेंगे तो ये भी ध्यान रखेंगे कि आइडेंटिटी क्या है, जेंडर क्या है, किस सेक्शन से है। ये सारा कुछ इनके नजरिए को पावर के लिए सोचने का एक पॉइंट होगा। बिग एंड स्मॉल पावर। पावर इजंट जस्ट अबाउट बिग थिंग्स लाइक बीइंग द बॉस। मतलब यहाँ शक्ति का मतलब ये नहीं है कि बॉस कौन है, शक्तिशाली कौन है। इंटरनेशनल एरिना में अगर हम कहें अमेरिका सुप्रीम है, तो रियलिज्म में मिलिट्री पावर है, सब कुछ है, फाइनेंशियल पावर है, तो उसको हम कहते हैं कि वो सुप्रीम है। या ऐसे एक ध्रुवीय व्यवस्था बन जाती है, या दो देश ध्रुव, बाइपोलर में हम देखते हैं कि दो देश सुप्रीम है, तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो लीडरशिप है, जो निर्णय ले सकता है, वो सुप्रीम है। यहाँ फेमिनिस्ट अप्रोच में सिर्फ कौन सुप्रीम है, कौन बॉस है, स्टेट लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, उसकी बात नहीं होती है। उस नैरेटिव को उससे एंगल से नहीं देखा जाता है। इट कैन ऑल्सो बी इन एवरीडे थिंग लाइक हाउ वी टॉक टू ईच अदर और व्हाट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। यानी ये एक सामान्य सामाजिक दृष्टिकोण की बात करता है कि हम हर रोज, हर समय यह समझ सकते हैं कि शक्ति किस तरह से कहाँ केंद्रित है, और इसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, और प्रयोग करने वाला
अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है या सामान्य रूप से सबको समान मानकर अपने व्यवहार को नियंत्रित रखता है? वर्किंग टुगेदर, फेमिनिस्ट बिलीव इन वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग पावर रादर देन वन ग्रुप हैविंग पावर ओवर अनदर। मतलब फेमिनिस्ट सेंट्रिक अप्रोच में होता है कि एक ऐसे विश्व की कल्पना ही कर ली जाएगी जहां पर कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं होगा, कोई शक्तिशाली बनने की कोशिश नहीं करेगा, सभी एक दूसरे के साथ कार्य करना चाहेंगे, सभी अपनी शक्तियों को इकट्ठा करेंगे और उस शक्ति का प्रयोग किसी बेहतर काम के लिए करेंगे, अपनी-अपनी क्षमता से अपनी-अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। यानी ज़्यादातर आदर्शवादी है। सीइंग एंड चेंजिंग थिंग्स, they also try to show how power works in hidden ways like in social norms and attitude. By making these things visible they can work on changing them। मतलब शक्ति कैसे काम करती है? समाज में या समाज के जो लोग होते हैं उसके व्यवहार में जो शक्ति, जो सामाजिक व्यवस्था में हम शक्ति की बात करें, जैसे हम पैट्रियार्कल सोशल सिस्टम की बात करें या मैस्कुलिन ओरिएंटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो यहाँ जब शक्ति की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये पॉलिटिकल या इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल लेवल की शक्ति की बात नहीं है, ये समाज के सभी स्तर और सभी इंस्टीट्यूशन के शक्ति की बात है, परिवार से लेकर समाज के हर अंग तक। तो यहाँ पर वो शक्ति को इस तरह से देखेंगे कि समाज के नॉर्म्स क्या हैं, समाज के एटीट्यूड क्या हैं, समाज में किस तरह से दिख रहा है कि कौन अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, किसको सबऑर्डिनेट कर रहा है और उसको बदलने का तरीका क्या हो सकता है, उसमें बदलाव कैसे आ सकता है। डूइंग इम्पोर्टेंट वर्क, feminists talk about the works that often ignored or taken for granted, like taking care of others or dealing with emotions. They think this work should be valued as and shared by everyone। यानी feminists talk about the work that's often ignored or taken for granted। तो taken for granted या ignored क्या किया जाता है? Dealing with emotion, taking care। तो ये सब ज्यादातर जो है वो फीमेल रोल के रूप में इनको मान्यता दे दी जाती है कि टेक केयर करने का जो रोल है वो फीमेल सेंट्रिक रोल है, और टेकिंग केयर ऑफ अदर्स या डीलिंग विथ इमोशन का रोल है वो फीमेल सेंट्रिक रोल है। जैसे हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के और उसके पहले के कुछ यूरोपियन युद्धों में जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उसमें ज्यादातर फीमेल्स को डिप्लॉय करना शुरू किया गया। जैसे नर्स की जो आज हम व्यवस्था देखते हैं उसमें ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, तो उसमें ये माना गया कि अलग अलग इमोशंस से डील करना या इमोशनली मरीजों से डील करना या ज़्यादा बेहतर तरीके से देखभाल कर लेना, ये क्षमताएँ महिलाओं में ज़्यादा होंगी। तो ये केयर उनकी तरफ से या उनको एम्प्लॉय करने से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, उसको हम समुचित रूप से दिया जा सकता है। तो उसी से संबंधित ये बात है कि फेमिनिस्ट टॉक अबाउट द वर्क्स दैट ऑफन इग्नोर्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड, ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया, मान लिया गया है कि महिलाएं सिर्फ इसी कार्य के लिए बनी हैं या उस तरह के कार्य को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये कार्य को वैल्यू मिलना चाहिए, मतलब इस कार्य की मान्यता मिलना चाहिए और शेयर्ड बाय एवरीवन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल से ही इसी रोल की अपेक्षा की जाए, इस तरह के रोल सभी प्ले करें। उसके बाद दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं कि हाउ डू फेमिनिस्ट एनालाइज द स्टेट। तो हमने पिछले में देखा कि फेमिनिज्म पावर को कैसे समझता है, पावर के कंसेप्ट को कैसे एनालाइज करता है, और अब हम इसमें देखेंगे कि स्टेट के कॉन्सेप्ट को फेमिनिस्ट कैसे एनालाइज करते हैं, फेमिनिस्ट विचारधारा वाले। Feminist analysis of the state would delve into examination of how जेंडर डायनामिक्स मतलब मेल सेंट्रिक फीमेल सेंट्रिक उनका जो आपस में जो डायनामिक्स है, गतिशीलता है, इंटरसेक्ट विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट इन इंटरनेशनल अफेयर। दिस एनालिसिस वुड इन्वॉल्व स्क्रूटनाइजिंग वेरियस एस्पेक्ट। तो स्टेट इंटरनेशनल अफेयर में कैसे फंक्शन करता है, स्टेट का क्या स्ट्रक्चर है और जेंडर के डायनामिक्स क्या हैं, इसको स्क्रूटनाइज करेंगे तो मालूम चलेगा कि फीमेल या फेमिनिस्ट व्यू जो है कैसे स्टेट को एनालाइज करता है। पहला, gendered policies and practices। तो feminist scholars examine how state policy, यानी एक स्टेट की जो पॉलिसी है, लॉ है, या उस लॉ की जो प्रैक्टिसेस हैं, उस लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो कैसे मेन को इम्पैक्ट करते हैं,
कैसे वोमेन को इम्पैक्ट करते हैं, तो दोनों को इम्पैक्ट करेंगे तो उसमें क्या अंतर होगा, तो कितना अंतर है। हाउ दीज पॉलिसीज में रीइंफोर्स और चैलेंज जेंडर नॉर्म्स एंड इनइक्वालिटीज, तो नियमों में क्या ऐसा है जिससे इनइक्वालिटीज पैदा होती है, इन दोनों के बीच फर्क पैदा होता है। तो स्टेट को एनालाइज करना है तो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करना होगा, स्टेट के अंदर जो पॉलिसीज है उनको एनालाइज करना होगा, स्टेट के अंदर जो कानून है उनको एनालाइज करना होगा। तो जब भी उनको एनालाइज करना पड़ेगा तो डायनामिक्स, मेल फीमेल के डायनामिक्स में एनालाइज करना होगा, मेल के लिए कैसा है, फीमेल के लिए कैसा है, इसको लागू करने से इनइक्वालिटीज है या इक्वालिटीज है, तो ये एनालाइज करने का तरीका होगा, उसको जज करने का तरीका होगा। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। दे एनालाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन, मतलब वोमेन को रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। हम स्टेट को एनालाइज कर रहे हैं तो स्टेट डेमोक्रेटिक है तो रिप्रेजेंटेशन जनता की तरफ से होगा, तो वहां पर क्या रोल है, या कोई दूसरे फॉर्म का है तो वहां भी रिप्रेजेंटेशन तो होगा, या पोस्ट तो होंगे, या शासन में भागीदारी तो होगी, तो भागीदारी कितनी है, पार्टिसिपेशन कितना है इन गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग रोल, सरकार के साथ, या कोई ऐसा रोल जहां पर डिसीजन, जैसे संसद जहां डिसीजन लिए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, वहां पर क्या है, वोमेन हैव वॉइसेस एंड इन्फ्लुएंसेस, मतलब अपनी आवाज उठाने के लिए वहां अधिकार है, अपनी आवाज हम उठा सकते हैं, वॉइसेस हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिसी को कि नहीं उस स्टेट के अपैरेटस में, तो एक तो इससे होगा। उसके बाद जेंडर्ड इम्पैक्ट ऑफ स्टेट एक्शन, तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स स्क्रूटनाइज हाउ स्टेट एक्शन सच एज मिलिट्री इंटरवेंशन और ट्रेड पॉलिसी। अब स्टेट क्या क्या हरकत करता है, स्टेट क्या क्या करेगा, और जो करेगा उसका जेंडर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब मेल फीमेल डायनामिक्स यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि अगर उसने कोई मिलिट्री एक्शन लिया है, मिलिट्री इंटरवेंशन लिया है, या कोई ट्रेड पॉलिसी, व्यापार से संबंधित कोई पॉलिसी बनाई है, तो ये पॉलिसी महिलाओं को कैसे अफेक्ट करती है। एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप डिफरेंटली ऑफन हाइलाइट्स ओवरलुक्ड consequences और vulnerability। तो किसी भी मिलिट्री एक्शन से, किसी भी एडवर्स ट्रेड पॉलिसी से सबसे जल्दी प्रभावित जो वर्ग होगा तो वो महिलाएं होंगी, या एक तरह से विशेषण के रूप में वो लोग जिसको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहेंगे, तो उन पर क्या असर होगा इसको एनालाइज किया जाएगा। युद्ध में अगर सेना मरेगी तो उससे भी फीमेल पर उसका असर पड़ता है, इकोनॉमी हार्श होती है, ज्यादा उसका बुरा असर पड़ता है, तो परिवार पे असर पड़ता है, तो वो भी महिलाओं पे असर पड़ता है। जेंडर एंड सिक्योरिटी, फेमिनिस्ट एक्सप्लोर द जेंडर डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग हाउ स्टेट सिक्योरिटी पॉलिसी में इम्पैक्ट वुमेन्स राइट। अब जो राज्य है वो अपनी सुरक्षा के लिए जो नीतियां बनाएगा, तो उस नीतियों से महिलाओं के जो अधिकार हैं एंड एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या उनको किस तरह कहीं हिंसा का सामना करना पड़ेगा, उन सिक्योरिटी जो उससे संबंधित पॉलिसीज बनेंगे उससे क्या होगा, उसमें वुमेन का रोल क्या होगा, as the role of women in peace building and conflict resolution efforts। वुमेन का रोल क्या होगा शांति स्थापित करने में, या जो विवाद है उसके समाधान में। तो ये भी एक एंगल रहेगा देखने के लिए कि हम स्टेट को ऐसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी या कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन के लिए अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनी जिसमें वुमेन्स राइट वायलेट होंगे या उनको ज्यादा हिंसा सहनी पड़ेगी, तो फेमिनिस्ट सेंट्रिक अप्रोच में इस तरह की पॉलिसीज को नकारा जाएगा। ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, दे एग्जामिन द जेंडर डायनामिक्स विद इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब स्टेट की जब बात हो रही है तो विश्व में वही स्टेट कैसा रोल प्ले करेगा, ग्लोबल गवर्नेंस क्या होगा, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करेंगे, वहां पर जेंडर डायनामिक्स क्या होगा, वहां की पॉलिसीज से मेल फीमेल में, फीमेल के डायनामिक्स में देखेंगे कि मेल के हिसाब से फीमेल को उस पॉलिसी का अच्छा या बुरा क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, जेंडर कंसिडरेशन वहां पर क्या होगा, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग में किस तरह से फीमेल रिलेटेड इश्यूज उठेंगे उसको वहां एनालाइज किया जाएगा। इंटरसेक्शनलिटी एंड पावर डायनामिक्स, फेमिनिस्ट एनालिसिस एम्फेसाइजेस इंटरसेक्शनलिटी
considering how gender intersects with other axes of identity। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक सेक्शन तो हम हैं, लेकिन एक सेक्शन के होने के बावजूद भी कई सारे सेक्शन की आइडेंटिटी मेरे साथ जुड़ी है, किसी के साथ जुड़ी है वहां पर। जैसे कि फीमेल, तो फीमेल एक सेक्शन हुआ, मेल सेक्शन, फीमेल सेक्शन, लेकिन फीमेल सेक्शन भी अदर सेक्शन अलग आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है कि फीमेल तो फिर रेस क्या, फीमेल तो फिर क्लास क्या, फीमेल तो फिर नेशनलिटी क्या। तो इसको भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है पावर डायनामिक्स में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेस हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं, या बहुत सारे ऐसी नेशनलिटी हो सकती है जहां पर फिर वल्नरेबिलिटीज कहने का हानि की संभावना और बढ़ जाती है। अगर फीमेल होने के चलते किसी पॉलिसी से हानि होने की संभावना है, तो किसी विशेष रेस के फीमेल होने के चलते हानि होने की संभावना अधिक हो सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे कोई पॉलिसीज बनती है, अगर उससे फीमेल को इस युद्ध की विभीषिकाएं बढ़ेंगी तो फीमेल्स को जो नुकसान है, तो ऐसा कोई रीजन हो सकता है जहां की फीमेल्स को ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की वर्नेबिलिटी जो है बढ़ जाती है, तो उसको भी एक एंगल में कंसिडर करते हैं। एडवोकेसी एंड पॉलिसी चेंज। Finally, feminist scholarship often engage in advocacy and activism to promote gender equality। तो वो एक्टिविज्म का सहारा लेंगे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए विद इन द स्टेट। मतलब स्टेट को जब एनालाइज कर रहे हैं तो स्टेट के भीतर ये भी हमको देखना है कि हम जो आवाज उठाएंगे, प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वालिटी को, या इंटरनेशनल रिलेशन में जो हम जेंडर इक्वालिटी को प्रोवोक करेंगे। और पॉलिसी चेंजेज एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म टू एड्रेस जेंडर बायस्ड इनजस्टिस। कोई ऐसा इनजस्टिस ना हो जो जेंडर बायस्ड हो, उसके लिए उस एंगल से भी एनालाइज करना है कि अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो वो आवाज दब तो नहीं जाएगी, वो आवाज सुनी जाएगी, उस आवाज का महत्व कितना होगा स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। Here are some global examples of how feminists analyze the state in the context of international relation। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि कैसे फेमिनिस्ट एनालाइज द स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो उस एग्जांपल से और समझ में आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये एक तरह से एक प्रोटोकॉल है नेशनल इंटरनेशनल लेवल का। फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट एंड स्कॉलर्स हैव पुश्ड फॉर स्टेट वर्ल्ड वाइड टू रेटिफाई एंड इम्प्लीमेंट। क्या इम्प्लीमेंट करो? इसको इम्प्लीमेंट करो। रेटिफिकेशन ऑफ द कन्वेंशन, एक ऐसा कन्वेंशन जो रेटिफाई करने के लिए कह रहा है कि कोई भी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन हो अगेंस्ट वुमेन तो वो नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? इंटरनेशनल रिलेशन में कन्वेंशन होते हैं। कन्वेंशन कहाँ होते हैं? अंतरराष्ट्रीय संगठन में, मतलब यूएन के कन्वेंशन। तो यूएन के कन्वेंशन है, तो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट क्या करेंगे? सभी देशों को ये कहेंगे कि जो कन्वेंशन है इसको रेटिफाई करो, अपने देश में लागू करो, जहां पर किसी भी फॉर्म का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा, या वैसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको एलिमिनेट करो। एन इंटरनेशनल ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो क्या करता है? एम टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। एनालाइजिंग स्टेट एडरेंस टू, इसका शॉर्ट फॉर्म में बताया गया उसी ट्रीटी को। कमिटमेंट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू देयर जेंडर इक्वालिटी एफर्ट्स। तो अगर सभी स्टेट इसको लागू करेंगे तो जेंडर इक्वालिटी प्राप्त होगा। तो दूसरा है वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन रवांडा। एक एग्जांपल है कि रवांडा जो है हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट ग्लोबली। पूरे विश्व में सबसे अधिक फीमेल का जो रेट है रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट ग्लोबली वुमेन का, वो रवांडा में है, वो है ओवर 60%। हमारे यहाँ तो 33% के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, और जब वो लागू हो जाएगा तब शायद 33% या 34% होगा, लेकिन रवांडा में मोर देन 60% है। तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स एग्जामिन रवांडाज पॉलिटिकल सिस्टम। तो जाहिर सी बात है जब इतना है तो ये एक आदर्श बन जाएगा ये पॉलिटिकल सिस्टम। तो फेमिनिस्ट स्कॉलर क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हाउ इट हैज अचीव्ड सच हाई लेवल ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन। कैसे अचीव किया है इसने, एंड द इम्प्लीकेशन फॉर गवर्नेंस एंड पॉलिसी आउटकम। और अगर ऐसा है 60% से अधिक फीमेल रिप्रेजेंटेशन है तो पॉलिसी आउटकम्स कैसे हैं उसको भी एनालाइज करेंगे, एक केस स्टडी की तरह हो गया। उसके बाद है जेंडर एंड कन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान। तो फेमिनिस्ट एनालाइज द रोल ऑफ द स्टेट इन एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड प्रमोटिंग वुमेन्स राइट इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कॉन्टेक्स्ट लाइक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है
जहाँ फीमेल वायलेंस बहुत ही ज्यादा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ही ज्यादा है। दे क्रिटिक द अफगान गवर्नमेंट्स एफर्ट टू प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट एमिड ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट एंड असेसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन सपोर्टिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड सिक्योरिटी। तो हमें पता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के निकल जाने के बाद, तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान का शासन आने के बाद, वहाँ महिलाओं की स्थिति और बदतर हो गई है। शरिया लॉ के नाम पर वहाँ महिलाओं का रोज उत्पीड़न हो रहा है। हालांकि कई रिसर्च ये भी बतलाते हैं कि वहाँ के लोगों को वो उत्पीड़न भी पसंद ही आ रहा है धर्म के नाम पर। लेकिन फिर भी फीमेल एक्टिविस्ट जो हैं वो इस बात को उठाते हैं कि वहाँ पर फीमेल सेंट्रिक अप्रोच में क्या किया जा रहा है उनके अत्याचारों को कम करने के लिए। उसके बाद जेंडर एंड ट्रेड पॉलिसी इन द यूरोपियन यूनियन, ये एग्जांपल है। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स एग्जामिन द यूरोपियन यूनियन ट्रेड पॉलिसी थ्रू अ जेंडर लेंस। तो हमने पहले ही कहा कि फेमिनिस्ट अप्रोच में हर पॉलिसी, हर लॉ को जेंडर अप्रोच से, जेंडर लेंस से देखा जाता है। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के लॉ को ही देखा जाएगा जेंडर लेंस से कि हाउ ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनिशिएटिव इम्पैक्ट वुमेन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। मतलब अब इकोनॉमिक पॉलिसी है तो वो वुमेन के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को, मतलब वो उस पॉलिसी में क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी फीमेल्स को, फीमेल के अपॉर्चुनिटी का क्या हिसाब किताब है, उस एंगल से उसको देखेंगे। उनको लेबर राइट्स क्या मिलेगा, उनको एक्सेस टू रिसोर्सेज क्या मिलेगा। तो दे एडवोकेट फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिव ट्रेड पॉलिसी, ऐसा ट्रेड पॉलिसी हो जिसमें वोमेन के राइट्स और जेंडर इक्वालिटी को प्रायोरिटी दिया जाए, तो यहाँ उसको जज करेंगे। उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1325 एंड वोमेन पीस एंड सिक्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, आईआर के क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव्स में आता है, नेट में भी आता है। फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्स टू यूएनएस resolution 1325 focuses on how governments implement the resolution provision on women's participation in peace process। शांति की प्रक्रिया में वुमेन का पार्टिसिपेशन हो, उससे रिलेटेड जो है ये रिजोल्यूशन है। प्रोटेक्शन फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है, एंड कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, कन्फ्लिक्ट ना हो और जेंडर बेस्ड वायलेंस ना हो। स्कॉलर्स इवेलुएट स्टेट एफर्ट्स टू मेन स्ट्रीम जेंडर पर्सपेक्टिव इन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव। पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव में जेंडर के रोल को इंपॉर्टेंस देते हुए महिलाओं को भी शामिल करना, और महिलाओं से संबंधित जो हिंसा होती है उसके रोकथाम के उपाय करना, और ऐसी कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसके प्रिवेंशन का, यानी ना हो उसके लिए उपाय करना। तो दीज एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेट हाउ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन द स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशन एनालाइज वेरियस इश्यू। तो ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, राज्य को हम समझते हैं, राज्य के अंदर को भी समझते हैं, और राज्य इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे कार्य करता है उसको भी समझते हैं। बहुत सारे इश्यूज को समझने के बाद फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है उसको हम यहाँ पर पूरी तरह से जेंडर डायनामिक्स में समझ चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रियलिज्म। तो हम रियलिज्म को जान चुके हैं पिछले वीडियोस में। अब यहाँ पर फेमिनिस्ट क्रिटिक क्या है, महिलावादी क्रिटिक क्या है, उसको हम समझेंगे। अब फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रियलिज्म, अ डोमिनेंट थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन, फोकसेस ऑन इट्स एजम्पशन, मेथोडोलॉजी एंड इम्प्लीकेशन। तो कोई भी थ्योरी के क्या एजम्पशन है, मेथोडोलॉजी है, जेंडर से रिलेटेड, जहां फेमिनिज्म आ गया वहां पे लेंस आ गया जेंडर का, मेल की फीमेल, और वोमेन एक्सपीरियंस, मतलब महिलाएं कैसा महसूस कर रही हैं, उस लेंस से, महिला के एंगल से देखना है कि कोई भी थ्योरी या कोई भी पॉलिसी है तो उसमें महिला वाला एंगल क्या है, महिलाओं पर इसमें क्या समझ में आ रहा है, उनके प्रति क्या दिख रहा है, इस थ्योरी में महिलाओं के प्रति क्या दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, जेंडर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, जब ब्लाइंडनेस का मतलब होता है नहीं दिखना, जेंडर ब्लाइंडनेस का मतलब जेंडर नहीं दिखना। तो कौन सा जेंडर नहीं दिखना, ज्यादातर मेल ही मेल दिखना, फीमेल नहीं दिखना। तो फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट रियलिज्म ऑफन इग्नोर्स और मार्जिनलाइज जेंडर एज अ रिलेवेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फेमिनिस्ट कहते हैं कि जो रियलिस्ट थ्योरी है उस थ्योरी के हिसाब से जेंडर को भूल जाते हैं, कि इस कोई फैक्टर है ही नहीं। रियलिस्ट थ्योरी टिपिकली फोकस ऑन स्टेट एज अ प्राइमरी एक्टर एंड प्रायोरिटाइज इश्यूज ऑफ पावर। जेंडर में सारा फोकस राज्य पे होता है, स्टेट ही प्राइमरी एक्टर है, और शक्ति, सिक्योरिटी, कन्फ्लिक्ट, इन्हीं सबको कंसिडरेशन में लिया जाता है।
और जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, ओवरलुकिंग द वे इन विच जेंडर शेप्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि जेंडर भी जो है एक व्यक्ति का अनुभव क्या है, एक व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है, एक व्यक्ति का बिहेवियर क्या है इंटरनेशनल एरिना में। जैसे रियलिज्म में मान लिया गया कि मनुष्य जो है स्वभाव से शक्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, मनुष्य स्वभाव से एक एग्रेसिव प्रकृति का व्यक्ति है। यहाँ पर है कि मनुष्य मनुष्य तो आप कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य में मेल भी है, फीमेल भी है। तो फीमेल वाला एंगल आपने छोड़ दिया। फीमेल भी एक इंडिविजुअल है, तो उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके बिहेवियर क्या होंगे इंटरनेशनल एरिना में, वो आपने ओवरलुक कर दिया। सिर्फ स्टेट की बात की, पावर की बात की, सिक्योरिटी कन्फ्लिक्ट की बात की, और इसी को आगे बताया गया है कि मैस्कुलिनिस्ट बायस। फेमिनिस्ट क्रिटिक रियलिज्म फॉर इट्स मैस्कुलिन बायस। मैस्कुलिन बायस का मतलब सिर्फ पुरुषवादी पक्ष ही इसमें सामने आता है। एम्फेसाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सच एज कंपटीशन, एग्रेशन एंड डोमिनेंस। मतलब जो पुरुष का एक, जिसको कहते हैं कि नेचर है, जो ह्यूमन नेचर की ही बात कर दी गई वहां पे कि रियलिज्म में एग्रेसिव बिहेवियर, क्वेस्ट फॉर पावर, ये रियलिज्म के जो बेसिक होते हैं। और उसी तरह से स्टेट भी चूंकि लोगों से ही बना है, तो लोगों की ही प्रवृत्ति शक्ति के प्रति हमेशा, शक्ति को प्राप्त करने के लिए उद्यत रहने की प्रवृत्ति होती है, तो स्टेट भी हमेशा शक्ति को प्राप्त करते रहना चाहता है। तो इस सारी जो प्रवृत्तियों की जो बात कर दी गई कि मनुष्य की प्रवृत्ति, एक्चुअली ये मनुष्य की नहीं, मैस्कुलिन प्रवृत्ति है, पुरुष की प्रवृत्ति है कि वो हमेशा कंपटीशन, पावर और डोमिनेंस में रहना चाहता है। ये फेमिनिस्ट स्कॉलर बताते हैं। रियलिस्ट स्कॉलरशिप टेंड टू वैलोराइज ट्रेट एंड बिहेवियर टिपिकली एसोसिएटेड विद मेल लीडर एंड स्टेट। तो इसी को महत्व देते हैं और इसी को महानता करके वैलोराइज करते हैं, इसको प्रश्रय देते हैं, इसको उठाते हैं। मेल लीडर्स, मेल स्टेट, मेल बिहेवियर, मतलब स्टेट भी मेल की तरह ही बिहेव कर रहा है। रीइंफोर्स कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइप एंड एक्सक्लूडिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। तो जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब ये मान लिए कि हर जेंडर ऐसे ही बिहेव करेगा। जो अल्टरनेटिव जेंडर है उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो सोच है, उसकी जो बायोलॉजी है, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसको यहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं इस थ्योरी में। स्टेट सेंट्रिक अप्रोच। रियलिज्म स्टेट सेंट्रिक अप्रोच मार्जिनलाइज्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो रियलिज्म में सारा जोर स्टेट पर होता है। स्टेट ही शक्ति की चाह में अपनी इंटरेस्ट के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन स्टेट के अलावा राज्य के जो सरकार है, जो व्यवस्था है, उससे अलग हटकर उस राज्य के भीतर जो संस्थाएं हैं, जो एक्टर्स हैं, उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं होती, उसको मार्जिनाइज कर दिया जाता है। तो उसमें क्या, इंक्लूडिंग वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट्स एंड ओवरलुक्स इश्यूज सच ए जेंडर बेस्ड वायलेंस। इन सब चीजों को मार्जिनाइज करते जाता है। रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच में एक बहुत बड़ा सेक्शन जो नन स्टेट एक्टर्स है, और उस नन स्टेट एक्टर्स में भी खास करके वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन या वुमेन्स के जो प्रति बातें हैं, पॉलिटिकल उनका पार्टिसिपेशन है या रिप्रोडक्टिव राइट्स है, ये सबको कंसीडर नहीं करना। इसके लिए फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टर्स एंड पावर डायनामिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन दैट इनकॉर्पोरेट्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस। तो ये जो एक्टर है, एक पिछले के वीडियो में एक्टर्स को समझाया गया था, खासकर कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स वाले में, कि एक्टर्स मतलब जो एक्शन करता है। एक्शन करता है का मतलब पॉलिटिकल एरिना में, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कुछ एक्ट करेगा तो एक्टर सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो एक्ट करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो इस व्यवस्था में एक मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, मार्जिनलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो है, मार्जिनलाइज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी कंसीडर करना चाहिए पावर डायनामिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो हम एक अलग पर्सपेक्टिव या उनका जो अलग एक्सपीरियंस है या उनकी अलग बात है, उसको भी सामने लाया जा सके। तो इस एंगल का ध्यान रियलिज्म में नहीं रखा जाता है, तो उसी को यहाँ पर वो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सिर्फ स्टेट सेंट्रिक है और मेल सेंट्रिक है, मैस्कुलिन सेंट्रिक है। Neglect of domestic politics. Realist theories often neglect the importance of domestic politics and social structure in shaping state behavior.
तो रियलिज्म में स्टेट के बिहेवियर की बात करते हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हो पाती है या इसके एनालिसिस में नहीं जा पाते हैं कि जो स्टेट का बिहेवियर है, उस स्टेट के बिहेवियर में उस स्टेट का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या योगदान रखता है, वो कैसे उस राज्य के बिहेवियर को बना। हम कहें कि हमारा बिहेवियर, लेकिन हमारा बिहेवियर हम जिस परिवार से है उस परिवार में किस तरह के बिहेवियर्स हैं उससे प्रभावित होता है। तो उस तरह से देश का बिहेवियर वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के बिहेवियर से प्रभावित होता है, सोशल स्ट्रक्चर वहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। इन सब चीजों का रियलिस्ट थ्योरी में अभाव पाया जाता है। तो इसी बात को फेमिनिस्ट यहाँ लेकर सामने आते हैं कि फेमिनिस्ट हाईलाइट्स द वे इन विच पैट्रियार्कल नॉर्म। अब जो सोशल स्ट्रक्चर की बात की गई तो देश के भीतर जो ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर होते हैं। जेंडर हायरार्की क्या है एंड इनइक्वालिटीज, वहां पर इनइक्वालिटीज है। सोसाइटी किस तरह से चल रही है, स्टेट की पॉलिसीज किस तरह से है, क्या जेंडर को इक्वल मानकर पॉलिसीज हैं या जेंडर को अनइक्वल मानकर पॉलिसीज हैं। तो ये जो है इनका भी असर पड़ेगा उस स्टेट के बिहेवियर पर। वो जब स्टेट के बिहेवियर पर फर्क पड़ेगा तो फिर स्टेट क्या कन्फ्लिक्ट को ज्यादा बढ़ाएगा, कम करेगा, स्टेट सिक्योरिटी के मामले में कैसे काम करेगा, स्टेट की डिप्लोमेसी का लेवल क्या होगा। जो बिहेवियर में स्टेट का बिहेवियर तो यही होगा, स्टेट या तो झगड़े करेगा, वॉर करेगा, अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा, या डिप्लोमेसी करेगा, तो ये उस पर रिलेटेड होंगे। उसी की बात की गई। उसके बाद वॉर एंड वायलेंस, द फेमिनिस्ट स्कॉलर क्रिटिक रियलिज्म एम्फेसिस ऑन पावर पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री फोर्सेस एज सेंट्रल टू इंटरनेशनल रिलेशन। रियलिस्ट व्यू में ताकत, शक्ति, अपने नेशनल इंटरेस्ट उसको बचाना, अपनी शक्ति को बढ़ाना, इन्हीं की बात होती है, पावर पॉलिटिक्स की बात होती है, यही सेंट्रल होता है। इसको क्रिटिसाइज करते हैं फेमिनिस्ट स्कॉलर, आर्ग्यूइंग दैट इट परपिचुएट्स अ साइकिल ऑफ वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट। साइकिल का मतलब होता है एक स्टेट जब भी ऐसा कुछ प्रयोग करेगा तो किसी दूसरे स्टेट के प्रति करेगा, और जब दूसरा स्टेट है वो भी या तो हार जाएगा या फिर अपनी शक्ति को बढ़ाएगा, और जब शक्ति बढ़ जाएगी तो फिर दूसरे स्टेट पर फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उस पर प्रयोग करेगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो यही फेमिनिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि ये साइकिल को बढ़ावा देते हैं। दे एडवोकेट फॉर अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू सिक्योरिटी, मतलब कोई अल्टरनेटिव अप्रोच होना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए और विवादों के निपटारों के लिए, जिसमें पीस कैसे बने, ह्यूमन सिक्योरिटी, मानव की सुरक्षा कैसे बढ़े और जेंडर इक्वलिटी कैसे बढ़े, इसका ध्यान रखा जाए, इसकी चर्चा हो। उसके बाद है अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव क्या है? फेमिनिस्ट स्कॉलर ऑफन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव टू रियलिज्म सच एज फेमिनिस्ट सिक्योरिटी स्टडीज। मतलब अब अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव बताते हैं कि रियलिज्म के अल्टरनेटिव जो हो सकता है वो हो सकता है फेमिनिस्ट सिक्योरिटी स्टडीज, क्रिटिकल थ्योरी एंड पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म विच इनकॉर्पोरेट्स जेंडर एनालिसिस एंड चैलेंजेस ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर। पावर का ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग छोड़ के जेंडर वाले एंगल से इसको सोचने की बात की जाती है इन सब अप्रोच में। सिक्योरिटी एंड स्टेटहुड, दिस पर्सपेक्टिव हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स इन शेपिंग अ मोरल, इंक्लूसिव एंड पीसफुल इंटरनेशनल ऑर्डर। एक ऐसे अप्रोचेस की बात की जाएगी, रियलिज्म को हटा दो, जहां पर ज्यादातर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की बात की जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स इन शेपिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड पीसफुल इंटरनेशनल ऑर्डर, तो ये हमें तभी प्राप्त होगा जब जो फेमिनिस्ट स्कॉलर कहते हैं अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव पर रियलिज्म के विचार किया जाएगा, जो होंगे फेमिनिस्ट सिक्योरिटी स्टडीज, क्रिटिकल थ्योरी और पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, इन पर। तो ये है ओवरऑल फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रियलिज्म सीक टू चैलेंज इट्स एजम्पशन एंड लिमिटेशन। तो रियलिज्म के जो एजम्पशन है और जो रियलिज्म के लिमिटेशन है उसको ये चैलेंज करते हैं। कैसा एजम्प किया है, रियलिज्म कैसे सोच के चलता है, अपनी थ्योरी को बिल्डअप कैसे करता है, अपनी थ्योरी का एस्पेक्ट क्या रखता है और क्या लिमिटेशंस है, और उसकी जगह इसको चैलेंज करने के बाद एडवोकेट फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड जेंडर सेंसिटिव अप्रोच। ये चूंकि रियलिज्म को जेंडर सेंसिटिव अप्रोच नहीं मानते हैं तो जेंडर सेंसिटिव अप्रोच को लाने की बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द फेमिनिस्ट विजन ऑफ सिक्योरिटी। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम इस पक्ष को समझते हैं कि फेमिनिस्ट विजन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है तो फेमिनिज्म का कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो जाता है। द फेमिनिस्ट विजन ऑफ सिक्योरिटी broadens द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी बियॉन्ड मिलिट्री डिफेंस एंड स्टेट सेंट्रिक अप्रोचेस। तो हम सिक्योरिटी के बारे में क्या जानते हैं? अभी तक यही समझते हैं कि सिक्योरिटी मतलब मिलिट्री डिफेंस, मिलिट्री होगी, आर्मी होगी, सुरक्षा करेगी, स्टेट पॉलिसीज बनाएगा, स्टेट के पास
ऐसे हथियार होंगे, स्टेट के पास बड़ी आर्मी होगी और ये आर्मी स्टेट का डिफेंस करेगी, इसी से सिक्योरिटी रहेगी। तो ये अप्रोच है टू इनकम्पास द प्रोटेक्शन एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो राज्य के अंदर जो भी इंडिविजुअल, कम्युनिटी या सोसाइटी है उसकी रक्षा ऐसी ही होगी, मुख्य रूप से मिलिट्री पर जोर है। हियर आर द की एस्पेक्ट ऑफ द फेमिनिस्ट विजन ऑफ सिक्योरिटी। अब फेमिनिस्ट विजन ऑफ सिक्योरिटी क्या है? ह्यूमन सिक्योरिटी। तो फेमिनिस्ट प्रायोरिटाइज द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, emphasizing protection from a wide range of threats beyond military aggression। अब यहाँ पर हम जो खतरा, एक स्टेट दूसरे स्टेट से जो खतरा होता है कि वो मिलिट्री द्वारा एग्रेशन करेगा, तो हम मिलिट्री रखेंगे, मिलिट्री से एग्रेशन होगा, हथियार रखेंगे, हथियारों की होड़ होगी। तो ये कहता है कि राज्य की जो सुरक्षा होगी, राज्य के अंदर जो व्यक्ति है, कम्युनिटी है, सबकी सुरक्षा होगी। वाइड रेंज ऑफ थ्रेट बियॉन्ड मिलिट्री एग्रेशन, मिलिट्री एग्रेशन के बियॉन्ड मतलब उसके अतिरिक्त भी और जो थ्रेट है उसके बारे में भी सोचो। मनुष्य की सुरक्षा के बारे में सोचो, गरीबी से कैसे सुरक्षित रहे, यानी गरीब ना हो। जेंडर बेस्ड वायलेंस से कैसे सुरक्षित रहे, मतलब जेंडर आधारित कोई हिंसा ना हो। इन्वायरमेंट की सुरक्षा करो, देश की तो सुरक्षा बहुत कर ली, इन्वायरमेंट जो हमारा हालत खराब कर रहा है, हेल्थ की क्राइसिस जो होगी। तो ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस ऑन इंटायर पीपल्स सेफ्टी, डिग्निटी एंड राइट्स rather देन solely safeguarding स्टेट इंटरेस्ट। सिर्फ राज्य की सुरक्षा हो, हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहे, हमारे अंदर कोई आकर हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमारे टेरिटरी को ना ले ले, इसकी जगह पर ये एक ऐसे ब्रॉडर इश्यूज की बात करते हैं जो, ये जो फैक्टर्स बतलाए गए जिससे कि एक व्यक्ति की डिग्निटी या राइट्स बना रहे, उसकी बात करते हैं। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी एंड वोमेन्स राइट। तो फेमिनिस्ट एडवोकेट्स फॉर अ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क दैट एड्रेसेस जेंडर इनइक्वालिटी। ऐसा रक्षा से संबंधित जो फ्रेमवर्क बनाओ, उसमें हमेशा जो फेमिनिस्ट एनालिसिस है वो जेंडर डायनामिक्स को महत्व देता है। जेंडर इनइक्वालिटी जहां भी है उसको फोकस में लाना चाहेगा और उसको दूर करना चाहेगा, और वुमेन राइट्स को प्रमोट करना चाहेगा। तो यहाँ पर भी वही बात है कि प्रमोट करें वुमेन राइट्स को एज इंटीग्रल टू अचीविंग पीस एंड सिक्योरिटी। तो फेमिनिस्ट व्यू में कि वुमेन राइट्स मिलेंगे तो पीस एंड सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। दिस इंक्लूड्स एड्रेसिंग इश्यूज सच एज जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं हो, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, एक स्टेट चलता है, स्टेट में गवर्नमेंट होती है, उसका कानून बनाने के लिए संसद होती है, वहां पे जो डिसीजंस ले जाते हैं वहां पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बेहतर होना चाहिए। एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द वुमेन्स एजेंसी इन कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रिजोल्यूशन। तो जब भी शांति स्थापना के लिए जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिजोल्यूशन के लिए कोई अप्रोचेज हो, कोई रिजोल्यूशन के लिए कोई जो इंटरनेशनल एरिना में हो या स्टेट के बीच हो, वहां पर वुमेन एजेंसी का भी पार्टिसिपेशन हो, वुमेन सेंट्रिक अप्रोच रखा जाए। उसके बाद इंटरसेक्शनलिटी, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज द इंटरसेक्टिंग फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडिविजुअल बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज। तो जो जहां भी हम फेमिनिस्ट अप्रोच देख रहे हैं वहां पर हम इंटरसेक्शनलिटी की बात देख रहे हैं कि फेमिनिस्ट जो है वो, जैसे फेमिनिस्ट अपने आप को एक सेक्शन मानते हैं कि एक सेक्शन मेल है, एक हम फीमेल है। पूरा विश्व ऐसे ही करीब दो मुख्य रूप से जेंडर में बटा हुआ है, हालांकि अब एक तीसरा जेंडर भी सामने है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जब इंटरसेक्शनलिटी की बात है तो ये सिर्फ एक आइडेंटिटी की जगह और भी जो फैक्टर्स जो हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन, यानी जब ये चूंकि जो सेक्शन अपना डिस्क्रिमिनेशन देख चुका है, अपने ऊपर वायलेंस देख चुका है, तो वो हर सेक्शन को जो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो वायलेंस को फेस करता है, उसकी आवाज उठाता है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शनलिटी जो सेक्शन है वो यही बात करेगा कि इंडिविजुअल बेस्ड ऑन फैक्टर्स जहां भी ऑपरेशन होगा, चाहे रेस से, क्लास से, सेक्सुअलिटी से, नेशनलिटी से, उन सब की बात करेगा। तो उन सब को इंटरसेक्शनल अप्रोच सिक्योरिटी एक्नॉलेजेस द डाइवर्स एक्सपीरियंस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप। जो भी डिफरेंट ग्रुप हैं, जो वल्नरेबल हैं, उनका, उनके उस जो वल्नरेबल अप्रोच जो रहा उसको कैसे दूर किया जाए, उनका जो शोषण है, डिस्क्रिमिनेशन, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, तो यहाँ पर उसकी बात है। इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस
फेमिनिस्ट प्रायोरिटाइज इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव। तो फेमिनिस्ट अप्रोच इंक्लूसिव, सबको लेकर चलने वाला, और सबका पार्टिसिपेशन हो। जैसे हमने इंटरसेक्शनलिटी में देखा कि सभी जो भी डिस्क्रिमिनेशन जिनके प्रति भी हो रहा है उन सबके लिए बेहतरी की बात करने की बात है। तो उसी तरह से सबको इंक्लूसिव, सबको लें, सबका पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में, सिक्योरिटी रिलेटेड, इंश्योरिंग द मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वोमेन। तो अपना तो है ही जेंडर रोल में वोमेन, और मार्जिनलाइज ग्रुप्स का भी है, एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाए इसमें। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड लोकल नॉलेज इन शेपिंग इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। सुरक्षित सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए जो नीति नियम बने, उसके लिए जो उपाय लाए जाएं, उसमें भागीदारी हो, जो आधी आबादी है उसकी भागीदारी हो, और उस आधी आबादी जिस तरह से अपने आप को डिस्क्रिमिनेशन उसने फील किया है, और उसके साथ उसको लगता है कि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, उनकी भी भागीदारी हो, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की भागीदारी हो पॉलिसी मेकिंग में। पीस बिल्डिंग एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। फेमिनिस्ट एडवोकेट फॉर पीस बिल्डिंग एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एफर्ट दैट प्रायोरिटाइज द नीड एंड पर्सपेक्टिव ऑफ वोमेन। शांति की जो स्थापना हो, या विवादों का, कन्फ्लिक्ट का जो समाधान हो, उसमें वोमेन के नीड को या वोमेन के पर्सपेक्टिव को प्रायोरिटी दी जाए, एंड उन कम्युनिटीज को जो कि इस कन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड होते हैं। दिस इंक्लूड एड्रेसिंग द रूट काउज ऑफ वायलेंस। क्यों हो रहा है वायलेंस, क्यों हो रहा है, उसका रूट काउज क्या है, और प्रमोटिंग रिकॉन्सिलिएशन एंड सोशल कोहेजन। मतलब जिस तरह से विवाद हो रहा है, क्या किया जाए कि ये सारी जो विवाद की जड़ें हैं वो नष्ट हो जाए, फिर से संबंध मित्रतापूर्ण स्थापित हो जाए, और जेंडर सेंसिटिव अप्रोच को पीस प्रोसेस में अप्लाई किया जाए। ऐसा प्रोसेस हो जिससे कि उसका कोई भी बुरा प्रभाव एक आधी बड़ी आबादी पर ना पड़े। डिसआर्मामेंट एंड नॉन वायलेंस। फेमिनिस्ट सपोर्ट्स efforts to reduce militarization and promote non-violent conflict resolution strategy। फेमिनिज्म में नॉन वायलेंट कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्टेज, दो देशों के बीच अगर कोई बहुत बड़ा विवाद है, उसको सॉल्व करने के लिए अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो वायलेंस की बात करेगा, जो हथियारों में वृद्धि की बात करेगा, वैसे किसी, या जो मिलिट्री को अप्लाई करने या मिलिट्री अप्रोच की बात करेगा, उसके ये पूरी तरह से खिलाफ है। ये डिसआर्मामेंट की बात करता है, हथियारों की होड़ ना हो, नॉन वायलेंट मेथड, अहिंसात्मक तरीके से विवादों का निपटारा हो। ये इसको वो सुरक्षा के लिए ज्यादा आवश्यक कंपोनेंट मानता है। फॉर डिसआर्मामेंट, डीमिलिटराइजेशन एंड द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम मिलिट्री स्पेंडिंग टू सोशल प्रोग्राम। जितना आप मिलिट्री पे खर्च करते हो, उस अधिक से अधिक जो बजट है वो सोशल प्रोग्राम पे खर्च होना चाहिए, जो समाज के जो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हल कर देने से जो वो जो सेक्शन है जिसकी समस्याएं हैं, उनकी जो असुरक्षा की भावना है, उन समस्याओं के चलते वो खत्म होगी। Global justice and solidarity. Feminist emphasizes the interconnectedness of security issue across border and advocates for global justice and solidarity। ज्यादातर इनकी बातें जो हैं आइडियोलॉजिकल हैं, और इसका मतलब प्रैक्टिकल तरीके से इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, बट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज हैं कि ग्लोबल जस्टिस हो, सॉलिडरिटी हो, विश्व में सब समस्याएं करीब करीब एक ही जैसी हैं। ये समस्याएं जो हैं किसी के उत्पीड़न से संबंधित हैं, ये समस्याएं जो हैं मार्जिनलाइज ग्रुप के शोषण से संबंधित हैं। अगर पूरे विश्व में जस्टिस हो, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेशन की भावना के साथ काम करें, जो रूट काउजेज हैं, पॉवर्टी है, रिसोर्सेज का किसी के द्वारा ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया जाना और किसी को हक कम मिलना, हेल्थ की इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब एड्रेस कर दिए जाएं, तो ग्लोबलाइजेशन जो सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाती है, कुछ समुदाय या कुछ देशों को फायदा पहुंचाती है, इंपीरियलिज्म है, जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, इसको कम कर दिया जाए, तो विश्व में शांति का सा माहौल यूटोपियन आइडियाज जैसे लगते हैं। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरनेशनल सिक्योरिटी हैज बीन कंसिडर्ड एज ए मेल डोमिनेटेड फील्ड। मतलब ये विश्व में सिक्योरिटी के लिए अभी तक के जो एफर्ट्स किए गए हैं, जिस तरह से विश्व को सुरक्षित रखने के लिए
जितने प्रयास रहे हैं उसको मेल डोमिनेटेड फील्ड मानता है, मतलब पुरुषों ने ऐसे सोचा है तो इस तरह की व्यवस्था बनाई है, और हम सोचे तो हम जिस तरह से सोच रहे हैं उसमें जो व्यवस्था होगी अधिक शांति स्थापित होगी, विश्व में युद्ध की संभावनाएं कम होंगी। फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट शुड बी viewed from the perspective of the social relationship that supports the role of state. National security has primarily been associated with men, and feminists have challenged the view of military as a defender। तो मतलब फेमिनिस्ट व्यू में मिलिट्री ही डिफेंड कर सकती है, या मेल सेंट्रिक अप्रोच है इसलिए आपको लगता है कि मिलिट्री की जरूरत है। जैसे गांधी जी को लगता था कि सभी अगर विश्व चाहे तो अपने अपने मिलिट्री को, जो मिलिट्री की व्यवस्था है इसको अस्वीकार करे, इसको ना रखे, मिलिट्री का ना होना विश्व विश्व में शांति के लिए एक शर्त होगी। पुलिस व्यवस्था भी ना रहे, सभी लोग मॉरल वैल्यूज पे चलें, किसी को एक दूसरे से असुरक्षा की भावना रहेगी नहीं। करीब करीब ये वैसा ही एक आइडियलिस्टिक व्यू है जो प्रैक्टिकली एकदम इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि विश्व शक्ति पर एक सिद्धांत पर ही चलता है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ फेमिनिस्ट व्यू और फेमिनिस्ट विजन ऑफ सिक्योरिटी समझना है, तो ये हमें समझना होगा कि ये एक मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल अप्रोच सिक्योरिटी को, जहाँ प्रायोरिटाइज करता है ह्यूमन राइट्स को, इक्वालिटी को, और वेल बीइंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। सबका भला हो, सभी सुखी हो, सभी आगे बढ़े, सर्वे भवन्तु सुखिनः इसकी बात करता है। लेकिन ये एक बस अप्रोच है, लेकिन दुनिया रन करती है रियलिस्ट अप्रोच पर ही, और उसके बिना तो कोई चारा है भी नहीं विश्व में शांति का। इसके साथ ये एक महत्वपूर्ण यूनिट जो फेमिनिस्ट सेंट्रिक है वो खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर किसी और यूनिट की बात करेंगे। धन्यवाद।